गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक इंटरव्यू से रिलेटेड होने वाला है। जिन लोगों ने भी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का एग्ज़ाम दिया था और जिन लोगों को इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट किया है, उन लोगों के मन में काफ़ी डाउट्स रहते हैं कि इंटरव्यू में उनसे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इंटरव्यू में उनसे क्या क्या पूछा जाएगा। इस बात को लेके वो लोग बहुत ही चिंतित रहते हैं, काफ़ी डाउट्स रहते हैं, वीडियोज़ देखते हैं, फिर भी उनकी हेल्प नहीं हो पाती है। तो आज के इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं, क्योंकि मैं इस वीडियो में इन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा जो आपसे इंटरव्यू में आपसे पूछे जाएंगे, क्योंकि मैंने खुद ही इंटरव्यू दिया है और मेरे साथ जितने भी लोग वहाँ पे इंटरव्यू दे रहे थे उन सारे लोगों से मैंने क्वेश्चंस डिस्कस किए कि उनसे क्या क्या पूछा गया। तो वो सारे क्वेश्चंस का निचोड़ मैं आप लोगों को इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो इस वीडियो को ध्यान से देखें। अगर आप ये वीडियो ध्यान से देख लेते हैं तो आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आप लोगों से मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि स्किप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अगर आप स्किप करते हैं तो इसमें सिर्फ आपका ही नुकसान है, मेरा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर आप स्किप नहीं करेंगे तो आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी दोनों को मैंने कंबाइन करके इन क्वेश्चन के आंसर्स दिए हैं। वहाँ पर आपसे ज़्यादातर तो इंग्लिश में ही सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जिन लोगों की इंग्लिश कमज़ोर है तो वो अपने आंसर, जिनको मतलब थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, तो वो अपने आंसर जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों को कंबाइन करके अपने आंसर्स को दे सकते हैं। जिन लोगों को मतलब बहुत कम इंग्लिश आती है तो वो अपने प्रॉपर आंसर्स हिंदी में दे सकते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो उन सारे लोगों के लिए है जिनकी इंग्लिश अच्छी है या जिनकी इंग्लिश वीक है या जिनकी इंग्लिश बिल्कुल ही कमज़ोर है, उन सारे लोगों के लिए ये वीडियो है। क्योंकि इस वीडियो में मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताया है, जिसको जैसी सुविधा हो वो उस तरह से अपने सारे क्वेश्चन आंसर्स तैयार कर सकता है, अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर सकता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी आपके एविएशन सेक्टर से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं, वो क्लियर होते रहें। क्योंकि इस सेक्टर से रिलेटेड मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाता रहूँगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा वो होगा टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, या फिर वो आपसे पूछ सकते हैं कि गिव मी योर ब्रीफ इंट्रोडक्शन, ठीक है। आप किसी भी जॉब के इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो जो आपसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है वो होता है टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, मुझे अपने बारे में कुछ बताएं। या फिर वो आपसे पूछते हैं कि गिव मी योर ब्रीफ इंट्रोडक्शन, मतलब मुझे अपना संक्षिप्त परिचय दें। इसका आंसर हम बाद में डिस्कस करेंगे, सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, आपको क्वेश्चन या आंसर्स को रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। अगर आपकी समझ में आ गया, आपके भेजे में, आपके दिमाग में, आपकी खोपड़ी में अगर एक बार बैठ गया तो आप अपना इंटरव्यू अच्छे से दे पाएंगे, आप बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे, ठीक है। अगर चीज़ें समझ में ही नहीं आएंगी तो फिर आपको घबराहट होगी, क्योंकि आपने चीज़ों को समझा ही नहीं होगा। आप ऐसे रट के जाएंगे। एक तो घबराहट होती है जब इंटरव्यू के लिए हम कहीं भी जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, तो बहुत ज़्यादा घबराहट होती है कि पता नहीं यार क्या पूछा जाएगा। तो देखिए, जो क्वेश्चंस इसमें मैंने डिस्कस किए हैं इससे बाहर आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ये आप वीडियो देख के चले जाइए, आपका सिलेक्शन पक्का है, इस बात की 100% गारंटी है। इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि मैंने खुद ही इसका इंटरव्यू क्लियर किया है और मैंने वहाँ पे जितने भी लोग इंटरव्यू देने आए थे उनसे सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए। उन सारे क्वेश्चंस का निचोड़ मैंने इस वीडियो में आप लोगों को दिया है। चीज़ों को बहुत ही अच्छे से समझाया है, हिंदी और इंग्लिश को कंबाइन करके दोनों ही लैंग्वेज में मैंने समझाया है। तो आप दोनों ही लैंग्वेज में समझ के अपने मतलब हिसाब से अपने आंसर्स को दे सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, बहुत ही ध्यान से देखें, ठीक है ना। अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाता है तो अपने आंसर्स आप बहुत ही बेहतर तरीके से, बहुत ही अच्छे से दे पाएंगे। तो चलिए अब हम इसका आंसर देख लेते हैं कि इसका आंसर कैसे देना है, ठीक है। जैसे मुझे अपना इंट्रोडक्शन देना हो तो मैं बताऊंगा, सर माय नेम इज़ करण, आई बिलोंग टू फरुखाबाद, आई हैव डन माय ग्रेजुएशन फ्रॉम कानपुर यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश, माय हॉबी इज़ टू एक्सप्लोर न्यू कल्चर, मेक न्यू फ्रेंड्स, मेक न्यू पर्सनैलिटी एंड हेल्प पीपल्स, आई एम अ वर्सटाइल पर्सन एंड आई कैन एडजस्ट एनीवेयर, ठीक है ना। आप लोग जैसे कि मेरा नाम करण है तो मैं बोलूँगा सर माय नेम इज़ करण,
आप नाम की जगह पे आप अपना नाम लिख सकते हैं, ठीक है ना। यही नहीं बोलना है कि जैसे कि मैंने लिख दिया, बहुत से लोग यही आंसर देंगे। भाई देखो, आपको अपने बारे में बताना है। जैसे मैंने लिखा है कि सर माय नेम इज़ करण, सर मेरा नाम करण है, आई बिलोंग टू फर्रुखाबाद। आप जिस राज्य के, जिस ज़िले से बिलोंग करते हैं, जिस शहर से बिलोंग करते हैं, आप उस शहर या ज़िले का नाम लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है आई बिलोंग टू फर्रुखाबाद, मैं फर्रुखाबाद से बिलोंग करता हूँ, तो मैंने लिखा है फर्रुखाबाद। आप जिस ज़िले से बिलोंग करते हैं, आप उस ज़िले का नाम लिख सकते हैं, ठीक है ना। मैं इस ज़िले से बिलोंग करता हूँ। उसके बाद आता है कि आई हैव डन माई ग्रेजुएशन फ्रॉम कानपुर यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश। मैंने अपना ग्रेजुएशन कान कानपुर यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश से कंप्लीट किया है, ठीक है ना। आप जिस राज्य से हैं, जो आपकी यूनिवर्सिटी पढ़ती है, आप उसका नाम लिख सकते हैं। उसके बाद है माई हॉबी इज़ टू एक्सप्लोर न्यू कल्चर। जो मेरी हॉबी है, जो मेरा जो शौक़ है, वो क्या है, टू एक्सप्लोर न्यू कल्चर, नई संस्कृति का पता लगाना, मेक न्यू फ्रेंड्स, नए नए दोस्त बनाना, मेक न्यू पर्सनालिटी, नई पर्सनालिटी बनाना, एंड हेल्प पीपल्स, और लोगों की मदद करना, ठीक है। उसके बाद जो आएगा, आई एम अ वर्सटाइल पर्सन, मैं एक वर्सटाइल पर्सन हूँ, ठीक है ना। एंड आई कैन एडजस्ट एनीवेयर, और मैं कहीं भी एडजस्ट हो जाता हूँ, ठीक है। तो आपको इस तरह से अपना आंसर देना है, बहुत ही अच्छे से। आप एक बार में कह सकते हैं, सर माय नेम इज़ करण, आई बिलोंग टू फर्रुखाबाद, आई हैव डन माई ग्रेजुएशन फ्रॉम कानपुर यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश, माई हॉबी इज़ टू एक्सप्लोर न्यू कल्चर, मेक न्यू फ्रेंड्स, मेक न्यू पर्सनैलिटी, एंड हेल्प पीपल्स, आई एम अ वर्सटाइल पर्सन, एंड आई कैन एडजस्ट एनी वेयर। ओके, आप 2 से 4 बार इसको रिपीट करेंगे। आप अच्छे से, आप किसी फ्रेंड की हेल्प ले सकते हैं, अपने छोटे भाई या बड़े भाई की हेल्प ले सकते हैं, उसके साथ डिस्कस कर सकते हैं। उनसे आप कह सकते हैं कि आप मुझसे ये सारे क्वेश्चंस कीजिए, मैं अपने आंसर्स दूंगा। 2 से 3 बार आप रिवीजन करेंगे, आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। आप एकदम फर्राटेदार बोल सकते हैं, एकदम बहुत ही स्पीड से आप बोल सकते हैं, बहुत ही अच्छे से अपने आंसर्स दे पाएंगे, ठीक है ना। तो आपको यही करना है कि आपको समझना है, रटना नहीं है, ठीक है ना। ये वीडियो आप देख के चले जाइए। इसके बाद इस बात की गारंटी है कि आपको कोई दूसरा वीडियो देखना ही नहीं पड़ेगा। जो ये क्वेश्चंस आपने अगर समझ लिया, आपने ये वीडियो अच्छे से देख लिया, आपकी अगर समझ में आ गया, ठीक है ना, तो आपका सिलेक्शन पक्का है, 100% गारंटी है मेरी। जिस तरह से मैंने समझाया है, आप कितने भी वीडियोज उठा के देख लीजिए यूट्यूब पर, आपको इस टाइप के एक भी वीडियो नहीं मिलेंगे जो इस तरह से समझाए या फिर आप लोगों को इस तरह से बताया हो। क्वेश्चंस दिखा देते हैं, आंसर्स दिखा देते हैं, लेकिन बताते नहीं मतलब क्या है, ठीक है ना। तो मैंने सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ जाता है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि अगर आपसे जो अगला क्वेश्चन है वो क्या होने वाला है। तो आप लोगों से जो अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा वो है, व्हाट मेक्स यू यूनिक, है ना। वो क्या आपको खास बनाता है, मतलब आपके अंदर ऐसा क्या है जो आपको दूसरों से अलग बनाता है ना। आपके अंदर ऐसी कौन सी खूबी है जो आपको दूसरों से बेहतर बनाती है ना। आपके अंदर ऐसा क्या है जो आपको यूनिक बनाता है। अब हम इसका आंसर डिस्कस कर लेते हैं कि आपको इसका आंसर किस तरह से देना है। तो आपको बोलना है, सर आई एम हार्ड वर्किंग, ऑप्टिमिस्टिक एंड सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन, आई लव इंटरेक्टिंग विद डिफरेंट पीपल्स, आई एम अ वर्सटाइल पर्सन, एंड आई कैन एडजस्ट एनीवेयर। इसका मतलब होता है, सर मैं एक मेहनती, आशावादी और स्वयं प्रेरित व्यक्ति हूँ। सेल्फ मोटिवेटेड का मतलब होता है जो खुद को मोटिवेट करता हो, है ना, खुद से ही मोटिवेट हो जाता हो। उसके बाद बोला, आई लव इंटरेक्टिंग, मतलब मुझे अलग अलग लोगों से बातचीत करना पसंद है, ठीक है। मैं एक वर्सटाइल पर्सन हूँ और मैं कहीं पर भी एडजस्ट हो सकता हूँ, ओके। उसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। स्ट्रेंथ मतलब ताकत, वीकनेस मतलब कमजोरी। अब भैया ताकत में ये नहीं बताना है कि हम किसी को भी उठा के पटक देते हैं या फिर चार चार लौंडों के साथ खड़े हो गए, मनाया, उसको ठोक दिया। भैया 2 घंटा मारेगा, ऑफिस से निकाल के बाहर खड़ा कर देगा, निकलो, हो गया तुम्हारा इंटरव्यू, ठीक है। और वीकनेस में ये नहीं बताना है कि सर मैं 12 बजे तक सोता हूँ, मैं से मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ के गई है तब से तो सर मैं बहुत ही डिप्रेस्ड रहता हूँ, ना भूख लगती है ना प्यास लगती है, मैं सोता ही रहता हूँ सर, मेरी वो सबसे बड़ी कमज़ोरी बन गई है। देखिए आपको इस तरह से कुछ भी नहीं बताना है भाई, ठीक है ना। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं कभी भावनाओं में बह के ये सारी फीलिंग्स बता दो। हाँ, ठीक है। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको अपनी ताकत और आपकी जो कमज़ोरी है आपको किस तरह से बतानी है। जो आपकी कमज़ोरी है वो भी आपकी ताकत लगे, ठीक है ना।
आपको किस तरह से अपने आंसर्स देने हैं वो देख लेते हैं। तो चलिए आंसर देखते हैं कि हमारा आंसर क्या रहेगा। आपको बोलना है सर, आई एम हार्ड वर्किंग, ऑप्टिमिस्टिक एंड सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन। माई ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ इज़ माई कम्युनिकेशन स्किल्स। इसका मतलब होता है सर, मैं मेहनती, आशावादी और आत्म प्रेरित व्यक्ति हूँ। मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स है, मतलब लोगों से जो बातचीत करने की स्किल है वो हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अब आपको बतानी कि आपकी कमज़ोरी क्या है। सर, माई बिगेस्ट वीकनेस इज़ दैट आई कीप थिंकिंग अबाउट द टास्क गिवन टू मी टिल इट इज़ completed। मतलब, और सर मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी है कि मुझे जो काम दिया जाता है, जो मुझे कार्य दिया जाता है, मैं उसके बारे में ही सोचता रहता हूँ जब तक यह पूरा नहीं हो जाता। ठीक है ना, तो ये आपको आपकी कमज़ोरी बतानी है। ठीक है ना, अब हम लोग देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ CSA। मतलब CSA मतलब कस्टमर सर्विस एजेंट। आप जिस जॉब के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, ठीक है ना, वो कौन सी जॉब है, कस्टमर सर्विस एजेंट। तो वो आपसे पूछेंगे कि जो कस्टमर सर्विस एजेंट होते हैं इनकी जो ड्यूटीज़ होती हैं, इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो क्या क्या होती हैं। मतलब इनके जो कार्य होते हैं, जो इनके कर्तव्य होते हैं वो क्या क्या होते हैं, इनको क्या क्या कार्य करना पड़ता है, ठीक है ना, इनके क्या क्या कर्तव्य हैं इस ड्यूटी के प्रति, तो वो आपको बताने हैं। तो आपको किस तरह से बताने हैं इस बात को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये देखते हैं हम अपने आंसर में कि आपको आंसर किस टाइप से देना है। तो चलिए देखते हैं। आप लोगों को बोलना है द CSA इज़ कॉल्ड द बेस ऑफ एयरलाइंस बिकॉज दे आर द फर्स्ट पर्सन टू मीट द पैसेंजर्स। देयर जॉब्स इज़ टू वेरीफाई डॉक्यूमेंट्स ऑफ द पैसेंजर्स, हेल्प देम इन टिकटिंग, कलेक्ट द पेमेंट एंड डू डाटा एंट्री, टेल द पैसेंजर्स अबाउट द एयरलाइंस सर्विस ETC। ठीक है ना, अब बात करते हैं इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है कि CSA को एयरलाइंस का आधार कहा जाता है क्योंकि ये यात्रियों से मिलने वाले पहले व्यक्ति होते हैं। इनका काम यात्रियों के दस्तावेज़ों को सत्यापित करना, टिकट बनाने में उनकी मदद करना, भुगतान जमा करना, मतलब जो पेमेंट होता है उसको जमा करना, और डाटा एंट्री करना, यात्रियों को एयरलाइन सेवाओं के बारे में बताना। ये इनकी ड्यूटीज़ होती हैं। अब इसी को थोड़ी सरल भाषा में समझाता हूँ। जैसे देखिए, द CSA इज़ कॉल्ड द बेस ऑफ एयरलाइंस। जो CSA होता है, जो कस्टमर सर्विस एजेंट होते हैं, इनको एयरलाइंस का बेस कहा जाता है बिकॉज क्योंकि दे आर द फर्स्ट पर्सन टू मीट द पैसेंजर्स। तो ये जो व्यक्ति होते हैं ये पैसेंजर्स से मिलने वाले फर्स्ट पर्सन होते हैं। मतलब जो पैसेंजर्स आते हैं, जो यात्री आते हैं, उनसे मिलने वाले जो है फर्स्ट पर्सन होते हैं। देयर जॉब्स इज़ टू वेरीफाई द डॉक्यूमेंट्स। इनकी जॉब जो होती है वो क्या होती है, यात्रियों के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना उनको वेरीफाई करना, एंड ऑफ द पैसेंजर, हेल्प देम इन टिकटिंग, टिकट्स में उनकी हेल्प करना, कलेक्ट द पेमेंट, पेमेंट को कलेक्ट करना, मतलब पैसे जो होते हैं उनको कलेक्ट करना, जमा करना, एंड डू डाटा एंट्री, और डाटा एंट्री करना कंप्यूटर पे, टेल द पैसेंजर्स अबाउट द एयरलाइंस सर्विसेज। जो पैसेंजर्स होते हैं, जो यात्री होते हैं, उनको एयरलाइंस सर्विसेज के बारे में बताना। हमारा अगला क्वेश्चन है वाई शुड बी हायर यू। हम तुम्हें हायर क्यों करें। वो आपसे पूछेंगे कि हम तुम्हें हायर क्यों करें या फिर हम तुम्हें ये जॉब क्यों दें। वहाँ पे आपके साथ बहुत सारे लोग खड़े होंगे तो वो सिर्फ आपको ही क्यों सिलेक्ट करें जॉब के लिए, आपको ये बताना है। आपके अंदर ऐसी कौन सी वो स्किल है ना, आपके अंदर ऐसा कौन सा टैलेंट है जिसके बेस पे आपको वो ये जॉब दे रहे हैं। तो आपको इसका आंसर किस टाइप से देना है वो देख लेते हैं। तो आपको बोलना है सर, एट प्रेजेंट आई कैन नॉट जज अदर्स हु आर स्टैंडिंग यू लाइक मी, बट आई टेल यू अबाउट माई सेल्फ, आई एम अ डिटर्मिनेट एंड डेडिकेटेड पर्सन स्पेशली टुवार्ड माई वर्क, एंड I will justify your selection 100% honesty and sincerity. Sir, please give me a chance to prove myself. ठीक है, इसका मतलब क्या है वो देख लेते हैं। इसका मतलब है सर, मैं अभी दूसरों को जज नहीं कर सकता जो आपके जैसे खड़े हैं, लेकिन मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ कि मैं अपने काम के प्रति एक दृढ़ निश्चयी और समर्पित व्यक्ति हूँ, और
मैं आपके चयन को, है ना, मतलब आपके सिलेक्शन को 100% ईमानदारी और संवेदनशीलता के साथ सही ठहराऊंगा। सर, कृपया मुझे खुद को प्रूव करने का एक मौका दें। ठीक है, अब इसको हम सरल भाषा में समझ लेते हैं कि मतलब सरल भाषा में हम लोग इसको किस टाइप से बोल सकते हैं। सर, एट प्रेजेंट आई कैन नॉट जज अदर्स। सर, इस समय मैं दूसरों को जज नहीं कर सकता। हु आर स्टैंडिंग यू लाइक मी, जो आपके जैसे मेरे साथ खड़े हैं। बट मतलब जब आप वहाँ लाइन में खड़े होंगे तो मतलब आपके जो इंटरव्यू ले रहे होंगे, हो सकता है कि कोई मतलब ऐसा हो जो आपसे इंटरव्यू ले रहे हो उनके नॉलेज का हो या उनसे भी अधिक नॉलेज का हो। तो आपको कैसे बोलना है कि सर, हु आर स्टैंडिंग यू लाइक मी, जो मेरे साथ आपके जैसे खड़े हैं। बट आई टेल यू अबाउट माई सेल्फ, लेकिन मैं अपने बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि आई एम ए डिटर्मिनेट एंड डेडिकेटेड पर्सन स्पेशली टुवार्ड माई वर्क। मैं अपने कार्य के प्रति आत्मसमर्पित और दृढ़ निश्चयी व्यक्ति हूँ। ठीक है ना। एंड आई विल जस्टिफाई योर सिलेक्शन 100% ऑनेस्टी एंड सिंसियरिटी, मतलब मैं आपके चयन, मतलब मैं आपके सिलेक्शन को 100% ईमानदारी और संवेदनशीलता के साथ सही ठहराऊँगा। सर, कृपया मुझे मतलब खुद को प्रूव करने का एक चांस दें या मुझे एक मौका दें। ठीक है ना, ये हो गया आपका आंसर। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, वाई डू यू वॉन्ट ज्वाइन एविएशन एंड वर्क हियर, मतलब आप एविएशन क्यों ज्वाइन करना चाहते हो या आप यहाँ काम क्यों करना चाहते हो। तो इसका आंसर देख लेते हैं हमें कैसे देना है। आपको बोलना है, दिस इज़ अ डिसिप्लिन्ड फील्ड एंड माई स्ट्रेंथ आर दैट I am very disciplined and punctual person. The career in aviation will help me meet lot many new personalities, and these are my hobbies also, to explore new culture, making new friends and making new personalities. मतलब क्या है इसका, दिस इज़ अ डिसिप्लिन्ड फील्ड, मतलब यह एक अनुशासित क्षेत्र है ना। जो वहाँ पे वर्क करने वाले जितने भी लोग होते हैं बहुत ही अनुशासन में रहते हैं ना, अनुशासित व्यक्ति होते हैं। एंड और माई स्ट्रेंथ आर, और मेरी ताकत है, दैट कि आई एम वेरी डिसिप्लिन एंड पंक्चुअल पर्सन, मैं बहुत ही अनुशासित और समय पाबंद व्यक्ति हूँ, है ना। समय पाबंद मतलब समय पे कार्य करने वाला व्यक्ति हूँ। द कैरियर इन एविएशन विल हेल्प मी मीट लॉट मैनी न्यू पर्सनालिटीज़, है ना। एविएशन में करियर मुझे कई नई हस्तियों से मिलने में मदद करेगा। एंड दीज आर माई हॉबीज़ ऑल्सो, और ये सारी मेरी हॉबी भी हैं। टू एक्सप्लोर न्यू कल्चर, नई संस्कृति का पता लगाना। मेकिंग न्यू फ्रेंड्स, नए दोस्त बनाना। मेकिंग न्यू पर्सनालिटीज़, है ना, नई पर्सनालिटी बनाना। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल यू डू इफ़ एनी अदर कंपनी ऑफर यू, अगर कोई आपको दूसरी कंपनी ऑफ़र करे तो आप क्या करेंगे। उनके कहने का मतलब ये है कि कल को अगर आपको कोई दूसरी कंपनी मिल जाती है, कोई दूसरी कंपनी आपको अच्छा ऑफ़र करती है, तो आप क्या करेंगे, आप हमारा एविएशन सेक्टर छोड़ देंगे। ठीक है, तो इसका आपको आंसर कैसे देना है वो देख लेते हैं। ठीक है ना। आपको बोलना है, सर, आई विल नॉट डू दैट ऑल आफ्टर ज्वाइनिंग द एविएशन सेक्टर। आई विल वर्क इन द सेम पोजिशन फॉर विच आई हैव बीन सेलेक्टेड। आई डोंट वांट टू रोलिंग रोल्स इन माई लाइफ। मतलब क्या है इसका मतलब है कि सर, एविएशन सेक्टर में आने के बाद मैं यह सब नहीं करूँगा। मैं उसी पद पर काम करूँगा जिसके लिए मेरा सिलेक्शन हुआ है या मेरा चयन हुआ है। मैं अपने जीवन में रोलिंग रोल का रोल नहीं करना चाहता। ठीक है ना। अब इसको आसान भाषा में समझते हैं। कैसे। आई विल नॉट डू दैट ऑल, सर मैं ये सब नहीं करूँगा आफ्टर ज्वाइनिंग द एविएशन सेक्टर, एविएशन सेक्टर ज्वाइन करने के बाद। आई विल वर्क इन द सेम पोजीशन, ठीक है ना, मैं उसी पद पर काम करूँगा। फॉर विच आई हैव बीन सेलेक्टेड, जिसके लिए मुझे सेलेक्ट किया गया है। आई डोंट वांट रोलिंग रोल्स इन माई लाइफ, मैं अपने जीवन में रोलिंग रोल नहीं करना चाहता। ठीक है ना।
चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी एयरलाइंस हैव बीन वर्किंग एट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मतलब इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कितनी एयरलाइंस कार्य कर रही हैं या कितनी एयरलाइंस कार्य करती हैं। आपको बताना है 80 प्लस एयरलाइंस आर ऑपरेटिंग एट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। 80 से अधिक एयरलाइंस इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कार्यरत हैं या कार्य कर रही हैं। फिर वो आपसे उनमें से कुछ एयरलाइंस के नाम पूछेंगे, जो वो कहेंगे कि कुछ एयरलाइंस के नाम बताइए जो आपको पता हो। तो मैं आपको वो नाम बता रहा हूँ जिन्हें ज़्यादातर लोग जानते हैं, जैसे एयर इंडिया, एयर फ्रांस, एयर इंडिया एक्सप्रेस, एयर कनाडा, फ्लाइनास, गो फर्स्ट, आइबेरिया, इंडिगो, इराकिया एयरवेज़, साउदिया, सिंगापुर एयरलाइंस, स्पाइस जेट, स्विस ETC। ये वो एयरलाइंस हैं जिन्हें ज़्यादातर लोग जानते हैं। आप ये नाम उनको बता सकते हैं। सारे नाम तो आप याद रख नहीं सकते हैं, तो आप इनसे काम चला सकते हैं। इतने नाम आप बता सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या रहेगा। विच इज़ द लार्जेस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन सा है, ठीक है ना। तो चलिए ये भी देख लेते हैं। किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज़ द लार्जेस्ट एयरपोर्ट इन एशिया. It is located in Saudi Arabia. Fahad Airport is not only Asia's largest airport but also the world's largest airport. Its total area is 7,766 hectares. मतलब क्या है इसका, किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज़ द लार्जेस्ट एयरपोर्ट इन एशिया. किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है. इट इज़ लोकेटेड इन सऊदी अरबिया. ये सऊदी अरबिया में स्थित है. फहद एयरपोर्ट इज़ नॉट ओनली एशियाज लार्जेस्ट एयरपोर्ट. फहद एयरपोर्ट जो है वो ना कि एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है बट ऑल्सो द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एयरपोर्ट, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है. ठीक है ना. जो फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो एशिया का ही नहीं पूरी दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है. ठीक है. इट्स टोटल एरिया इज़ 7,766 हेक्टेयर्स. इसका टोटल एरिया जो है वो कितना है, 7,766 हेक्टेयर्स. ठीक है ना. कितनी बीच में फैला हुआ है, 7,766 हेक्टेयर्स. ठीक है ना. इतना बड़ा इसका एरिया है. चलिए अब हम लोग देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है. विच इज़ द बिगेस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया. इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन सा है. ठीक है ना. आपसे पूछे मतलब ये तो एशिया का हो गया, वर्ल्ड का हो गया. वो कौन सा था, फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट. ठीक है ना. कंफ्यूज नहीं होना है. एशिया का पूछा जाए तो भी फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और अगर वर्ल्ड का पूछा जाए तो भी फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही है. अब ये पूछेंगे कि इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन सा है. ठीक है ना. तो चलिए ये देख लेते हैं कि इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन सा है और कहाँ पर है. ठीक है. चलिए आपको बोलना है, इफ़ वी टॉक अबाउट द लार्जेस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया देन इट इज़ इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट. दिस एयरपोर्ट इज़ नॉट ओनली द लार्जेस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया बट ऑल्सो वन ऑफ द बिजीस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया. इसका मतलब क्या है ये समझ लेते हैं. ठीक है ना. अगर भारत के सबसे बड़े एयरपोर्ट की बात करें तो वह इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है. यह हवाई अड्डा मतलब एयरपोर्ट न केवल भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है बल्कि भारत के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से एक है. ठीक है ना. थोड़ा स्लो मोशन में समझते हैं. जैसे इफ़ वी टॉक अबाउट द लार्जेस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया, अगर हम भारत के सबसे बड़े एयरपोर्ट की बात करें देन तो इट इज़ द इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट. तो वह इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है. दिस एयरपोर्ट इज़ नॉट ओनली द लार्जेस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया. यह एयरपोर्ट ना कि भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है बट ऑल्सो वन ऑफ द बिजीस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया, बल्कि भारत के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से एक है.
देखिए, मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था और फिर से कह रहा हूँ कि आपको रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है। अगर आपके समझ में अच्छे से आ गया तो आप अपने आंसर को बहुत ही अच्छे से दे पाएंगे जो आपसे पूछा जाएगा, ठीक है ना। आपको घबराना नहीं है, हिचकिचाना नहीं है, बहुत ही नॉर्मल होके आपको जाना है। एकदम स्मार्ट बन के मेंटेन होके जाइए यार, है ना। फॉर्मल ड्रेस पहननी है, ब्लैक पैंट वाइट शर्ट, आप टाई लगा सकते हैं, ब्लैक शूज़, ठीक है ना। हाथ में वॉच बांध सकते हैं, एकदम स्मार्ट, थोड़ा प्रोफेशनल पर्सनालिटी बना के जाइए एकदम। चेहरे पे आपकी स्माइल होनी चाहिए जब आप बात कर रहे हो, ठीक है ना। बोलने का आपका तरीका अच्छा होना चाहिए। इंटरव्यू में सिर्फ यही सब देखा जाता है, ना कि आपकी नॉलेज। देखिए, वो तो आप एग्ज़ाम देने गए थे, उसमें आप दिखा चुके हैं, ठीक है ना। तो आपसे ये नहीं पूछेंगे कि ये क्वेश्चन लगा के दिखाओ, ये सॉल्व करके दिखाओ, है ना। साइन 90 का मान कितना होता है, कॉस 60 का मान कितना होता है, ये सब नहीं पूछा जाता है भाई। वो आपकी पर्सनालिटी, आपका बिहेवियर, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सारी चीज़ें चेक करते हैं, ठीक है ना। तो एकदम अच्छे से मेंटेन होके स्मार्ट बन के वीआईपी जाइए आप, है ना, शेप क्लीन करके। तो यही वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो जो भी मैंने इसमें क्वेश्चन, सारे जो भी क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए, इससे बाहर आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। यही सारे वो क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जाने वाले हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप बहुत ही अच्छे से तैयार कर सकते हैं। इस वीडियो को आप 2 से 4 बार देख लीजिए, मैं गारंटी लेता हूँ कि आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। आपका इंटरव्यू सक्सेसफुली क्लियर होगा ही होगा। आपको सिलेक्ट करना ही पड़ेगा, इस बात की मेरी गारंटी है, ठीक है ना। तो आपको समझना है, रटना नहीं है। आप 2 से 4 बार वीडियो को देख लीजिए। अपना जो छोटा भाई हो, बड़ा भाई हो, सिस्टर हो, या अपना कोई फ्रेंड हो, उसके साथ ये सारी चीज़ें डिस्कस कीजिए। आपको बहुत ही अच्छे से आ जाएगा। एकदम कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़ी अच्छी सी बना के जाइए, ठीक है ना। और लास्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है जो कि मुझसे लास्ट में पूछा गया था, वो आपसे पूछा जा सकता है कि वीज़ा कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। तो आप देखो, ये बात ध्यान रखिए, वीज़ा सिर्फ 2 तरीके के होते हैं, ठीक है ना। एक उत्प्रवासी वीज़ा होता है, एक गैर प्रवासी वीज़ा होता है। अगर कोई व्यक्ति किसी सीमित समय के लिए किसी देश जाना चाहता है तो वह गैर प्रवासी वीज़ा लेकर जाएगा। लेकिन अगर वो उद्देश्य दूसरे देश जाकर वहाँ बसना है तो उसके लिए प्रवासी वीज़ा होता है, ठीक है ना। तो आपको ये बातें याद रखनी है कि वीज़ा सिर्फ 2 प्रकार के होते हैं, उत्प्रवासी वीज़ा और गैर प्रवासी वीज़ा, ठीक है ना। तो यही है, इससे ही सारे क्वेश्चन बनेंगे, मतलब यही सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। मैंने काफ़ी जितने भी लोग मेरे साथ इंटरव्यू दे रहे थे, मैंने उनसे ये सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। तो ये उन सारे क्वेश्चंस का निचोड़ है, ठीक है ना। इसमें से आप बहुत सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं। ये जो 10 से 11 क्वेश्चन जो भी बने हैं, ठीक है ना, इससे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, छोटे छोटे अगर क्वेश्चंस बनाए। लेकिन आप अगर अच्छे से इतना तैयार कर लेते हैं तो वो आपसे कुछ भी पूछें, आप अपने आंसर को बहुत ही अच्छे से दे पाएंगे। अगर बाय चांस आपको जैसे कि इंग्लिश में बोलने में प्रॉब्लम आ रही है, आप नहीं प्रॉपर बोल पा रहे हैं, तो आप अपने आंसर को इंग्लिश में ना दें, हिंदी में दें। तो मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप लोगों को समझाया है। तो आपको जिस लैंग्वेज में सुविधा हो, अगर आप इंग्लिश में अच्छे से बात कर पा रहे हैं तो आप इंग्लिश में बोलें, हिंदी में अच्छे से बात कर पा रहे हैं तो हिंदी में बोलें, और अगर आप इंग्लिश और हिंदी को कंबाइन करके बोलते हैं तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है ना। तो मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में सारे क्वेश्चन और आंसर डिस्कस किए हैं। तो आप दोनों तरीके से अच्छे से अपने तैयार कर सकते हैं, ठीक है ना, अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को एविएशन सेक्टर से जुड़ी हुई सारी सही और सटीक जानकारी मिल सके। क्योंकि किसी की बातों में नहीं आना है, बहुत सारे फ्रॉड, बहुत सारे फेक होते हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, आप लोगों को गुमराह नहीं होना है। जैसे कि जो आपका जानकार है, जिसको सही जानकारी है, आप उसी से सलाह लें, किसी की बातों में ना आए, आपके करियर का सवाल है, ठीक है फ्रेंड्स। और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो लोग जो भी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, जिनका इंटरव्यू होने वाला है, उन लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, ठीक है। तो बहुत जल्द हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू।